Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I am going to discuss with you the previous year question paper of BHEL. Okay, जो BHEL का जो एग्जाम हुआ था पिछले बार, तो उसका क्वेश्चन पेपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू. तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूं BHEL का जो एग्जामिनेशन पैटर्न का. ओके, तो BHEL का जो एग्जाम होता है वो 2.5 घंटे का एग्जाम होता है. ओके, उसमें आपको 240 क्वेश्चंस पूछा जाता है, 240 क्वेश्चंस पूछा जाता है, 240 मार्क्स का एग्जामिनेशन आपका होता है. ओके, सो उसमें 120 क्वेश्चन जो आपका होता है वो टेक्निकल से आता है और 120 क्वेश्चंस नॉट टेक्निकल से होता है. तो 120 क्वेश्चन जो टेक्निकल से जो होता है, टेक्निकल जो आप अभी तक जो पढ़े थे उससे क्वेश्चंस आता है टेक्निकल से 120 क्वेश्चंस. और नॉन टेक्निकल में आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है 120 मार्क्स का. नॉन टेक्निकल जो रहता है उसमें आपका रीजनिंग का 50 क्वेश्चंस होता है, 50 क्वेश्चंस आपका इंग्लिश का होता है, 20 क्वेश्चंस आपका यहाँ पे जीके का होता है. तो 120 क्वेश्चंस आपका नॉन टेक्निकल और 120 क्वेश्चंस आपका टेक्निकल का होता है. ओके, और जैसा कि बात किया जाए BHEL का, तो आपका एग्जामिनेशन बहुत ही जल्द होने वाला है. BHEL का एग्जामिनेशन आपका जो एग्जाम है वो अक्टूबर इन नहीं तो फिर आपका जो नवंबर फर्स्ट वीक आपका एग्जामिनेशन हो सकता है. ओके, सो क्योंकि इन लोग ने जब रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन निकाला था उसी टाइम इन लोग ने जो था नोटिफिकेशन में ही इन लोग मेंशन कर दिए थे. ओके, सो जो एग्जामिनेशन होने वाला है BHEL का वो एग्जामिनेशन अक्टूबर का लास्ट वीक या फिर नवंबर का फर्स्ट वीक में एग्जामिनेशन होने वाला है. ओके, तो बात किया जाए अभी से तो इसका एग्जामिनेशन के लिए तो अप्रोक्स आप रख सकते हो कि 1.5 महीना अब बचा हुआ है. ठीक है, 1.5 महीना से भी कम है इसको मान सकते हो. ठीक है, क्योंकि आपको रिवीजन भी तो फिर करना है ना. सो वेरी फ्यू डेज आर लेट फॉर दिस एग्जामिनेशंस. ओके, सो इफ यू वांटेड टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशंस, BHEL फाइनेंस का जो वैकेंसी आया था इसके लिए अगर आपको प्रिपरेशन करना है, सो यू कैन विजिट ऑन माय वेबसाइट himanshuranjanclasses.in. courses are available there. Okay, full course are available at rupees 999. Okay, in full courses you will get video lectures with notes with MCQs are there. Okay, and if you wanted to purchase only the MCQs, that is available at only rupees 500. Okay, and that is available at only rupees 500. And if you wanted to see this previous year question paper, अगर आप खुद आपको पूरा पढ़ना है इस क्वेश्चन पेपर को, ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन पेपर भी आपको मेरे वेबसाइट से मिल जाएगा. ओके, क्योंकि इसमें आपको 240 क्वेश्चन है, तो 240 क्वेश्चन तो कितना देर हम लोग डिस्कस करेंगे यूट्यूब पे. तो हम लोग तो जो जितना होता है मैं डिस्कस करूंगा. ठीक है, और अगर आपको पूरा क्वेश्चन पेपर को रीड आउट करना है कि पेपर कैसा आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसा है, so you will get this PDF from my website. Okay, so you can visit on my website himanshuranjanclasses.in. Okay, you will get this PDF from there also. Okay, so these are the things are important for all of you. If you wanted to purchase the full course MCQ or previous year question paper, then you can visit on my website himanshuranjanclasses.in. Link is given in description box of this video. Okay, and one more thing is that you will get all the important update from my Telegram. Okay, so that Telegram link is also given in description box of this video. Okay, so go and check the description. You will get all the link from there, and you can uh, join my Telegram, and you can visit my website. You will get all the important things from there. Okay, today I am going to start one of the important video for all of you. Okay, today I am going to discuss with you the previous year question paper of BHEL. ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. ओके, क्योंकि जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं देखोगे तो पता कैसे चलेगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं. ओके, यहाँ पे क्वेश्चन का अगर बात किया जाए तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का मतलब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है. तो नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे हर एक टॉपिक से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया. ओके, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं. यहाँ पे देखिए क्या बोलता है कि सेक्शन 16 एज पर सेक्शन 16 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872, as per section 16 of Indian Contract Act 1822, a contract is said to be induced by fill in the blanks है where the relation subsisting between the party. यहाँ पे रिलेशन पहले से सबसिस्ट कर रहा था, रिलेशन सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज, और सच दैट वन पार्टी रिलेशन पहले से यहाँ पे सबसिस्ट कर रहा है. ठीक है, सच दैट वन ऑफ द पार्टी, उसमें क्या है कि एक पार्टी है इज इन ए पोजीशन, इसमें एक पार्टी ऐसा है जो इज इन ए पोजीशन, ऐसा पोजीशन पे है जो कि डोमिनेट कर रहा है, डोमिनेट द विल ऑफ अदर. एक पर्सन इसमें ऐसा पोजीशन पे है कि डोमिनेट कर रहा है विल ऑफ अदर एंड यूजेस दैट पोजीशन टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर. ओके, एक पर्सन ऐसा पोजीशन पे है कि दूसरे पर्सन का बिल के ऊपर डोमिनेट कर रहा है, अनफेयर एडवांटेज ले रहा है. ओके, सपोज दैट आई एम टेकिंग द एग्जांपल. ओके, सपोज दैट एक ए है एक बी है. ठीक है, ए है जो अपने आप को सुपीरियर समझता है. ठीक है, मतलब कि सुपीरियर है. ठीक है, अपने आप को समझता है. ठीक है, और ये है जो कि बी के बिल के ऊपर डोमिनेट कर रहा है. ठीक है, और इसका बी को
बी से अनफेयर एडवांटेज ले रहा है, ठीक है। अगर अनफेयर एडवांटेज ले रहा है ए, तो इसको बोला जाता है एंड इन्फ्लुएंस। ओके, तो इसको अगर सेक्शन का बात किया जाए तो सेक्शन 16 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में इसको डिफाइन किया गया है। तो ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा एंड इन्फ्लुएंस। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए इसका सेक्शन 16 हो जाएगा। बहुत सारे एग्जामिनेशन में ऐसा भी होता है कि सेक्शन पूछ देता है कि सेक्शन 16 क्या होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, तो होता है एंड इन्फ्लुएंस। ओके, देखिए एक और आपको यहाँ पे देख लीजिए एक कॉन्सेप्ट भी दिया हुआ है। यहाँ पे आपको अगर ऑप्शन ए भी दिया तो ये भी ऑप्शन है, तो आपको पता होना चाहिए जो कॉन्सन होता है ये होता है सेक्शन 15 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है कॉन्सन। और कॉन्सन के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं, कॉन्सन क्या होता है कि कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट ये होता है कि आपको डरा धमका करके अगर आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, ठीक है, तो वो होता है कॉन्सन, उसका आंसर होता है, ठीक है, सेक्शन 15। बहुत सारा पीएसयू एग्जामिनेशन में इसका भी ए क्वेश्चन देखने को मिला है। सो मैं आपको यही बता दूं कि सेक्शन 15 जो होता है वो कॉन्सन को डिफाइन करता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। ओके, अगर बात किया जाए कॉन्सर्न हो गया, चाहे एंटी इन्फ्लुएंस हो गया, चाहे फ्रॉड हो गया, तो ये सब जो है ना, ये सब किसके अंदर आता है? ये सब आता है फ्री कंसेंट के अंदर। फ्री कंसेंट होता क्या है? मतलब फ्री कंसेंट क्या है कि आप अपने मर्जी से अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहे हो तो डेट मीन्स कि आप फ्री कंसेंट आप कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहे हो, ठीक है। अगर ये सब चीजें आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट में, एंटी इन्फ्लुएंस, कॉन्सर्न, फ्रॉड, तो अगर ये सब चीजें अगर कॉन्ट्रैक्ट में आ गया, डेट मीन्स कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ दो पार्टी के बीच में वो फ्री कंसेंट नहीं हो पाया, ठीक है। किसी एक पर्सन का ऊपर डोमिनेट था, किसी एक पर्सन के ऊपर, किसी एक पर्सन ने डोमिनेट किया दूसरे पर्सन के ऊपर। ओके, तो किसी एक पर्सन ने डोमिनेट किया दूसरे पर्सन के ऊपर, तो बिल बाय बिल किया, मतलब अगर बोल सकते हो कि पहले से रिलेशन था दोनों के बीच में, या फिर बोल सकते हो कि डरा धमका के दूसरे के ऊपर बोला कि चलो कॉन्ट्रैक्ट करो। तो अगर ये सब कंडीशन आ जाता है, एंड इन्फ्लुएंस, कॉन्सर्न, फ्रॉड, तो फ्री कंसेंट नहीं होता, ठीक है। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तभी माना जाता है, मतलब वैलिड तभी माना जाएगा जबकि वो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो फ्री कंसेंट होना चाहिए। ओके, तो चलिए इसका हम आपको एक्सप्लेनेशन भी समझा दिए, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोलता है। ओके, नाउ यू कैन रीड द क्वेश्चंस। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 यू कैन सी, यहाँ पे क्या बोलता है कि राकेश सप्लाई कर रहा है सर्टेन मटेरियल टू सत्या प्रकाश। ओके, राकेश सप्लाई कर रहा है सर्टेन मटेरियल टू सत्य प्रकाश ऑन 18 दिसंबर 2018 को सप्लाई कर रहा है। ओके, एंड रेसेस द इनवॉइसेस ऑन द सेम डे, और उसी दिन इनवॉइस को रेस कर दिया। द पेमेंट वाज रिसीव्ड, बट जो पेमेंट रिसीव किया वो 26 दिसंबर 2018 को रिसीव किया, एंड इट वाज इंटर्ड इन राकेश बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन द सेम डेट, उसी दिन वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी मेंटेन कर लिया, रिकॉर्ड में मेंटेन कर लिया, ठीक है। एंड क्रेडिटेड इन हिज बैंक अकाउंट, बट उसका जो बैंक अकाउंट में जो क्रेडिट हुआ अमाउंट वो हुआ 28 दिसंबर 2018 को, ठीक है। तब पूछा है क्वेश्चन में आपको कि व्हाट शैल बी द डेट ऑफ सप्लाई इन दी केसेस। तो डेट ऑफ सप्लाई क्या है, ठीक है, मतलब डेट ऑफ सप्लाई मींस टाइम ऑफ सप्लाई, दे आर आस्किंग टू यू द टाइम ऑफ सप्लाई। ओके, तो आपको टाइम ऑफ सप्लाई का प्रोविजन आपको पता होना चाहिए। टाइम ऑफ सप्लाई क्या बोलता है कि जिस दिन जिस दिन मतलब जिस दिन इसका इनवॉइस इश्यू करना चाहिए था, ठीक है, जिस दिन इनवॉइस इश्यू करना चाहिए था और जिस दिन इसको पेमेंट मिल गया, ठीक है, तो बीच वाली ईयरली है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए राकेश सप्लाई कब किया, राकेश सप्लाई सर्टेन मटेरियल टू सत्य प्रकाश 11 सप्लाई किया, ठीक है, 11 दिसंबर को सप्लाई किया। राकेश सप्लाई सर्टेन मटेरियल टू सत्य प्रकाश 11 दिसंबर 2018 एंड रेसेस द इनवॉइस ऑन द सेम डे, उसी दिन इनवॉइस भी इरेज कर दिया, जिस दिन सप्लाई किया उसी दिन इनवॉइस भी इरेज कर दिया और पेमेंट रिसीव। तो इनवॉइस और पेमेंट विचवर इज ईयरली, तो 11 दिसंबर ही इसका आंसर होगा। विचवर जो भी ईयरलियर होता है वही इसका आंसर होता है, ठीक है। तो जो ईयरलियर है तो 11 दिसंबर 2018। ओके, तो 11 दिसंबर 2018 ही आंसर हो जाएगा, ठीक है, 11 दिसंबर 2018। तो अगर इसका बात किया जाए सेक्शन, तो सेक्शन 12 होता है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स को डिफाइन करता है सेक्शन 12, और सेक्शन जो 13 होता है वो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज को डिफाइन करता है। ओके, ऑफ सीजीएसटी एक्ट। ओके, सीजीएसटी एक्ट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 6 को आप रीड करिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपका बोल रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करने बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करने बोल रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, तो वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे दिया हुआ 80%, वेरिएबल कॉस्ट दिया 80% ऑफ सेल्स। ओके, अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% दिया, सेल दिया है 2 लाख रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो टोटल सेल होता है, जो टोटल सेल जो होता है वो होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्लस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स,
ओके। तो टोटल सेल यहाँ पे देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40 दिया है, ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर 40 दिया है तो टोटल सेल तो 100 होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर ये 100% है और ये 40% है तो ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स कितना होगा, 60%। ओके, so these are the things are important. Okay, so now you can see the सेल यहाँ पे दिया है, सेल जो दिया है 2 लाख रुपया यहाँ पे सेल दिया है, ठीक है, तो सेल 2 लाख रुपया दिया है। तो आप यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट सेल निकाल सकते हो, ब्रेक इवन पॉइंट सेल आप निकाल सकते हो यहाँ से, ठीक है। 2 लाख इंटू 60%, ये आ जाएगा आपको 1,20,000, ठीक है, 1,20,000। तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन ने बोला था कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, आपको फिक्स्ड कॉस्ट निकालने बोला था, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लो जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 80% है सेल का, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 80% है सेल का। तो वेरिएबल कॉस्ट है 80% सेल का, ठीक है। तो आप यहाँ देख लो वेरिएबल कॉस्ट 80% अगर है तो वेरिएबल कॉस्ट ब्रेक इवन सेल कितना, देखिए 1,20,000, ठीक है। अगर 80% अगर वेरिएबल कॉस्ट है, 80% अगर वेरिएबल कॉस्ट है, अगर 80% वेरिएबल कॉस्ट है तो ये आपका आंसर जो होगा 96,000 आपका वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। ओके, तो अगर टोटल सेल कितना है, ब्रेक इवन सेल 1,20,000। ओके, तो 1,20,000 अगर ब्रेक इवन सेल है और वेरिएबल कॉस्ट कितना आया 96,000। ओके, तो आप इसको माइनस करोगे तो आपका आएगा 1,20,000 माइनस 96,000, इसको माइनस करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 24,000। Okay, 24,000. Okay, so now you can see the answer given is option number 3, 24,000. Okay, so these are the answer. Okay, next I am moving to question number 7. Question number 7 देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि as per the proviso to section 31, as per the proviso to section 31 of the banking regulation act 1949, the Reserve Bank of India may in any case extend the period of 3 months for furnishing of return by further period not exceeding 3 months, इसका और भी स्टेट not exceeding 3 months इसका आंसर होगा। ओके, तो these are the options. ओके, so you can see, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है कि द फॉलोइंग आर द क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट, किसका अपॉइंटमेंट के लिए बात कर रहा है यहाँ पे, द फॉलोइंग आर द क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ओके, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल एज पर सेक्शन 15 एम ऑफ द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। ओके, सो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि ही शुड बी ए सिटिंग और रिटायर्ड जज, ही शुड बी ए सिटिंग और रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और ए सिटिंग और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट, और ही शुड बी ए सिटिंग टू में दिया कि ही शुड बी ए सिटिंग और रिटायर्ड जज ऑफ ए हाई कोर्ट और हु हैज कंप्लीटेड नॉट लेस देन द 7 years ऑफ सर्विस एज ए जज इन ए हाई कोर्ट। ओके, तो दीज आर द थिंग्स, इसका पूरा डिटेल में दिया हुआ था कि बोला था कि द फ्लोइंग आर द क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट, किसका क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट दिया, किसका होना चाहिए सब, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का होना चाहिए। ओके, तो आपको ये डेफिनेशन अगर आपको पता होगा तभी आप टिक कर सकते हो, तो आपको डेफिनेशन आपको अच्छा से करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ एक देख लीजिए चैप्टर, कौन सा चैप्टर, सेबी से पूछा क्वेश्चन। ओके, तो आपको आप देख लो कि क्वेश्चन कहां से पूछा है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहे हो तो आपको ये भी देखो कि पेपर कहां से पूछा गया है, तो जिस जहां से अगर प्रीवियस जो एग्जामिनेशन हुआ था अगर वहां से पिछले बार अगर पूछा गया तो इस बार भी आप एक्सपेक्ट करो कि एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आपका बनने वाला है यहीं से बनने वाला है। ओके, सो मैं जो कोर्स जो बनाया हूं ना, मैं सारा कुछ देख करके मैं बनाया हूं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, कैलकुलेट क्या करने बोल रहा है, कैलकुलेट द कस्टम ड्यूटी पेबल, यहाँ पे कस्टम ड्यूटी को कैलकुलेट करने बोल रहा है, ठीक है। कैलकुलेट द कस्टम ड्यूटी पेबल बाय द इंपोर्टर ऑफ गुड्स फ्रॉम द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। देखिए एसेसेबल वैल्यू, यहाँ पे एसेसेबल वैल्यू दिया है। ओके, एसेसेबल वैल्यू जो दिया है यहाँ पे 50,000 रुपीज, यहाँ पे एसेसेबल वैल्यू दिया है। ओके, एसेसेबल वैल्यू 50,000 दिया है। यहाँ पे देखिए बेसिक कस्टम ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी। ओके, यहाँ पे जो बेसिक यहाँ पे बेसिक कस्टम ड्यूटी जो दिया है वो 10% दिया है, ठीक है। रेट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी 10%। ओके, तो 10% ऑफ 50,000। ओके, तो ये हो जाएगा कितना, 5,000। ओके,
सोशल वेलफेयर सरचार्ज 10% ऑन बीसीडी। ओके, तो सोशल वेलफेयर सरचार्ज, तो सोशल वेलफेयर सरचार्ज जो है वो है 10% ऑफ बीसीडी, तो 5,000 है बीसीडी। ओके, तो ये हो जाएगा 500। ओके, और क्या है उसके बाद, रेट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स, रेट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स, रेट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स कितना है, 18%। ओके, इंटीग्रेटेड टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स है 18%। ओके, तो 18% किसके ऊपर लगेगा, ये आपका 50,000 प्लस 5,000 प्लस 500। ओके, इस सब को मिला करके इसके ऊपर 18% लगेगा। ओके, तो आप इसको कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 50,000 प्लस 5,000 प्लस 500। ओके, उसके इसके ऊपर आप इसको 18% कैलकुलेट करो। 18% अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहां पे आपका जो आ रहा है वो आ रहा है 9990। ओके, 9990। ओके, इसके बाद देखो, उसके बाद आपको ऐड करना है 500 जो आपका आया था। आपको यहाँ पे आंसर क्या होगा, क्या पूछा था, कैलकुलेट द कस्टम ड्यूटी पेबल, तो कस्टम ड्यूटी पेबल कितना आएगा आपका, इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, इसको ऐड करो। ठीक है, तो इसको अगर आप ऐड करोगे तो देखो 5,000 आया बीसीडी, ठीक है, 5,000 बीसीडी, 500 रुपया आया था सोशल वेलफेयर सरचार्ज, तो 500 रुपया सोशल वेलफेयर सरचार्ज हो गया। उसके बाद इंटीग्रेटेड टैक्स कितना आया था, देखिए, तो इसको पूरा को आप ऐड करिएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो 15,490 आ जाएगा आंसर। ओके, तो दिस आर द आंसर। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको इसको इसको और इसको ऐड करना तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 4 नंबर। ठीक है, तो आप मैं आपको कैलकुलेट करके बता दिया। ठीक है, आप मेरा फुल कोर्स परचेस करिए, उसमें सारा कुछ हम डिस्कस किए। ठीक है, एवरीथिंग आई मेंशन देयर एंड और मैं जो वीडियो लेक्चर मैं जो पढ़ाया हूँ उसमें भी सारा कुछ मैं डिस्कस किया हूँ। ओके, सो इफ यू वांटेड टू परचेस द फुल कोर्स दैट इज आल्सो अवेलेबल in my website himanshuclasses.in, link is also given in description box of this video. Okay, if you wanted to purchase only the MCQs, okay, so MCQ are available at only rupees 500. Okay, so go and check the description, वेबसाइट का जो लिंक है वो दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग डिस्कस करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोलता है, श्रीकांत, श्रीकांत हैज 2 सन, इसको 2 गो सन है। ठीक है, ही इज इन रिसिप्ट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, इसको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है 150 रुपया पर मंथ फॉर हिज एल्डर सन। ओके, 70 रुपया पर मंथ इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज यंगर सन। ओके, इसका बड़ा बेटा को 150 रुपया इसको पर मंथ करके मिल रहा है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, 70 रुपया मिल रहा है छोटा बेटा को इसको। ठीक है, और बोल रहा है कि बोथ हिज सन आर गोइंग टू स्कूल। ओके, ही आल्सो रिसीव द फॉलोइंग अलाउंस, इसको बाद इसके साथ साथ इसको और भी अलाउंसेस मिलता है। क्या क्या मिलता है देख लीजिए, इसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है 1800 रुपया करके पर मंथ। ओके, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो मिलता है 1800 पर मंथ। ओके, ट्राइबल अलाउंस इसको मिलता है, ट्राइबल अलाउंस जो मिलता है, ट्राइबल एरिया अलाउंस वो मिलता है 500 रुपया पर मंथ करके। ओके, तो कैलकुलेट क्या करने बोला, कंप्यूट करने बोला, कंप्यूट हिज टैक्सेबल अलाउंस फॉर असेसमेंट ईयर 2019-20 अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ओके, सो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने वाला है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आपको पूरा प्रोविजन तो पता होना चाहिए, सबसे पहले प्रोविजन पता होना चाहिए। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का बात किया जाए तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को एग्जेम्पशन मिलता है, कितना मिलता है, 100 रुपया पर मंथ करके मिलता है। ठीक है, 100 रुपया करके मिलता है, 100 रुपया पर मंथ करके, और मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन का मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको 2 ही चिल्ड्रन है तो ठीक है, ये तो लिमिट में आ रहा है। ठीक है, पर यहाँ पे आपको यहाँ पे देखो 150 रुपया पर मंथ है तो इसको कितना मिलेगा एग्जाम्पशन, 100 रुपया का। चलो मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ। ठीक है, सो नाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट। ओके, यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जिसको मिल रहा है। ठीक है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो मिल रहा है, तो देखो इसको 150 रुपया मिल रहा है। ठीक है, तो 100 रुपया तो एग्जाम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, और 12 महीना करके मिलेगा इसको। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 150 माइनस 100 इंटू 12,
ये हो जाएगा 600। ओके, और इसका एक और सन है। ओके, इसको मिल रहा है 70 रुपया करके, 70 रुपया करके, तो 100 रुपये तक रिजम्पशन है ना, जिससे मैं आपको बताया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, तो ये 600 हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए इसको और क्या मिल रहा है। ही आल्सो रिसीव द फॉलोइंग अलाउंसेस, इसके साथ साथ इसको और भी क्या अलाउंस मिल रहा है। इसके साथ यहाँ पे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है। ठीक है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, देखिए इसके साथ साथ क्या मिल रहा है इसको, इसको मिल रहा है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ओके, ट्रांसपोर्ट अलाउंस इसको मिल रहा है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस इसको मिल रहा है। ओके, तो सबसे पहले मैं बता दूं ट्रांसपोर्ट अलाउंस किसको मिलता है, जो हैंडीकैप जो लोग होते हैं उनको मिलता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, और 3200 रुपया पर मंथ करके मिलता है, उनको एग्जाम्पशन होता है। ठीक है, पर यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो इनके ऊपर टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो टैक्सेबल अलाउंस इनके ऊपर कितना होगा, 1800 रुपया पर मंथ करके इनका दिया हुआ है। ठीक है, 1800 रुपया मिल रहा है करके इनको, तो 18 इंटू 12, ठीक है, 1800 इंटू 12, तो 21,600 हो जाएगा। ठीक है, 21,600 ये हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, ट्राइबल एरिया अलाउंस, ट्राइबल एरिया अलाउंस करके इसको मिल रहा है 500 रुपया पर मंथ करके। ठीक है, 500 रुपया पर मंथ करके ट्राइबल एरिया अलाउंस। ओके, तो ट्राइबल एरिया अलाउंस का बात किया जाए तो इसमें क्या होता है कि आपको यहाँ पे 200 रुपया करके यहाँ पे एग्जाम्पशन मिलता है, 200 रुपया करके, 200 रुपया पर मंथ करके एग्जाम्पशन मिलता है। पर इसको यहाँ पे मिल कितना रहा है, 500 रुपया मिल रहा है। ठीक है, तो माइनस कितना होगा, 200 रुपया, क्योंकि 200 रुपया एग्जाम्पशन है। ठीक है, तो 12 महीना के हिसाब से देखा जाए तो 500 माइनस 200, ओके, 300 आ जाएगा। फिर उसके बाद इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 3600। ओके, 3600। ओके, तो आप इसको ऐड कर लो, कितना आ जाएगा, 21,600 प्लस 600, 25,800 आ जाएगा आंसर। ओके, आपका जो आंसर आ जाएगा वो 25,800 आ जाएगा। ओके, आप सारा कैलकुलेट कर लोगे ना, इसको ऐड करोगे, इसको ऐड करोगे। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा, इसको ऐड करना, इसको ऐड करना, इसको ऐड करना। ठीक है, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 25,800 आ जाएगा। ओके, सो दीज आर द आंसर। ओके, नाउ आई एम मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11। ओके, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ प्रोविजन पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए क्या बोल रहा है, कि क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बोल रहा है, द cost auditor shall submit the cost audit report, the cost auditor shall submit the cost audit report along with his or its reservation or qualification or observations और सजेशंस इफ एनी। ओके, जो कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट जो जमा करता है कोस्ट ऑडिटर, वो कौन सा फॉर्म में जमा करता है, तो वो फॉर्म का होता है नाम CRA3। ओके, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि CRA तो फुल फॉर्म क्या होता है, कोस्ट रिकॉर्ड ऑडिट। CRA का फुल फॉर्म का बात किया जाए तो कोस्ट, C मींस कोस्ट, R मींस रिकॉर्ड, A मींस ऑडिट। आपको ये पता होना चाहिए। सबसे पहले बात आपको ये बता दूं पहले आपको कोस्ट ऑडिट के बारे में। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा था कि मैं क्वेश्चन पहले एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे कि जो कोस्ट ऑडिटर जब एक कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट बनाता है तो वो जो सबमिट करता है कंपनी को, तो कौन सा फॉर्म में सबमिट करता है, तो उस फॉर्म का नाम है CRA3। ओके, तो यहाँ पे अगर फॉर्म का बात हुआ है तो मैं आपको पूरा डिटेल बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे देखिए कोस्ट ऑडिट में क्या होता है कि कोस्ट ऑडिट में 4 फॉर्म होते हैं, CRA1, CRA2, CRA3, CRA4। ओके, तो CRA1 क्या होता है, CRA1 जो होता है ना, CRA1 होता है फॉर्म इन विच कोस्ट रिकॉर्ड शैल बी मेंटेन्ड। ओके, मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे। जो CRA1 जो होता है ना, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ पूरा डिटेल में। CRA1 होता है, वो क्या होता है, कोस्ट रिकॉर्ड, इसको बोला जाता है फॉर्म इन विच कोस्ट रिकॉर्ड शैल बी मेंटेन। ओके, फॉर्म फॉर्म इन विच कोस्ट रिकॉर्ड शैल बी मेंटेन। ओके, फॉर्म इन विच कोस्ट रिकॉर्ड शैल बी मेंटेन होता है CRA1 फॉर्म इन विच कोस्ट रिकॉर्ड शैल बी मेंटेन, CRA1 होता है। ओके, तो CRA2 क्या होता है, जैसे देखिए CRA1 क्या हुआ कि फॉर्म इन विच कोस्ट रिकॉर्ड शैल बी मेंटेन, CRA1 हो गया। CRA2 क्या होता है, देखो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है आपको एग्जामिनेशन, इसलिए मैं बता रहा हूँ एग्जामिनेशन में तो क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है ना। यहाँ पे आपको CRA3 पूछा था, ठीक है, CRA3 के बारे में पूछा था, आपको CRA1 का एग्जामिनेशन में आ भी सकता है, CRA2 की भी आ सकता है, CRA4 का भी आ सकता है, आपको पता होना चाहिए ना। ओके,
तो CRA 1 हो गया फॉर्म इन विच कॉस्ट रिकॉर्ड्स हैव बीन मेंटेन्ड। CRA 2 हम लोग डिस्कस करते हैं। CRA 2 क्या होता है? CRA 2 जो होता है कि जब एक कोस्ट ऑडिटर एक कंपनी में अपॉइंट हो जाता है तो उस दिन से, जिस दिन अपॉइंट हुआ कोस्ट ऑडिटर एक कंपनी में, तो उस दिन से रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कंपनी को कि 30 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को बताए कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट, मैंने अपने कंपनी में एक नया कोस्ट ऑडिटर को अपॉइंट किया है। ओके, तो फॉर्म ऑफ इंटीमेशन टू अपॉइंटमेंट ऑफ कोस्ट ऑडिटर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो फॉर्म ऑफ इंटीमेशन, फॉर्म ऑफ इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट, form of intimation appointment of cost auditor, okay, form of intimation of appointment of cost auditor to सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो हो गया CRA 2। तो CRA 3 तो आपको दिया ही है कि क्या लिखा है कि द कोस्ट ऑडिटर शैल सबमिट द कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट अलोंग विथ हिज रिजर्वेशन और क्वालिफिकेशन ऑब्जर्वेशंस और सजेशंस इफ एनी इन CRA 3। तो CRA 1, CRA 2, CRA 3 हो गया। CRA 3 क्या होता है? जो फॉर्म, मतलब जो कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट बनाया कोस्ट ऑडिटर, तो जो कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट बनाया तो उसको सबमिट करता है, उसको CRA 3 फॉर्म में सबमिट करता है। ओके, तो CRA 4 क्या होता है? देखिए, CRA 4 क्या होता है ना, जिस दिन कंपनी में कोस्ट ऑडिटर ने कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट जमा किया, तो उस दिन, जिस दिन कंपनी में कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट जमा किया, तो उस दिन, जिस दिन रिसीव किया कंपनी वाले ने कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट, किससे? कोस्ट ऑडिटर से। तो जिस दिन आया कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट कंपनी में, तो उस दिन से 30 दिन के अंदर फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, CRA 4 फॉर्म में कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट को किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कंपनी का। तो होता है CRA 4। ओके, तो मैं आपको बता दिया CRA 1, 2, 3, 4। ओके, तो क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में कुछ भी बन सकता है, तो मैं आपको पूरा डिटेल में बता दिया। ओके, इसी तरह से मैं आपको जो कोर्सेस अवेलेबल है उसमें भी सारा पूरा डिटेल में दिया, MCQ भी पूरा डिटेल में दिया हुआ है। पूरा अगर आप कवर अप कर लोगे, अगर आप पूरा कवर अप करो जितना हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, अगर आप टोटल उसको कवर अप करोगे तो डेफिनेटली वी विल स्कोर वेरी वेल इन योर एग्जामिनेशंस। ओके, क्योंकि आई हैव सीन द वेरी मतलब मेनी क्वेश्चन पेपर ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मतलब बहुत सारे PSUs का मैं देखा हूं कि आप प्रीवियस ईयर बहुत सारे क्या होता है कि बहुत सारे तो क्या होता है कि जो पिछले कोई भी PSU पूछा गया था क्वेश्चन और दूसरा PSU में पूछा जाता है, तो आपको ये भी ख्याल रखना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी अटेम्प्ट करो, ताकि क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन तो रिपीटेडली पूछा जाता है। ओके, तो और भी जो अदर PSU का एग्जामिनेशन हुआ था तो उसका पेपर आप प्रैक्टिस करो ताकि आपके लिए और भी ज्यादा बेनिफिशियल हो सके। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है मेरे वेबसाइट पे। ठीक है, कोल इंडिया, मतलब बहुत सारे एग्जामिनेशंस का अवेलेबल है। ठीक है, मैं कितना का नाम लूं, तो सारा कुछ अवेलेबल है वेबसाइट पे, तो वेबसाइट पे विजिट करिए, एवरीथिंग आर अवेलेबल देयर। ओके, सो वेरी वेल प्रिपरेशन करिए इस एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि अगर आप BHEL का प्रिपरेशन कर रहे हो दैट मींस कि आपका साथ साथ में आपका प्रिपरेशन SPM CIL का भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन आपका हो रहा है, क्योंकि BHEL का एग्जामिनेशन होने के बाद कुछ ही दिन के बाद आपको SPM CIL का एग्जामिनेशन होगा। ओके, तो बहुत ही अच्छा मौका है। ओके, सो और BHEL बहुत ही बड़ा कंपनी है। ओके, ये भी आपको पता तो होगा ही। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या बोल रहा है कि अंडर गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट the base judgment order passed by the proper officer shall automatically stand withdrawn if the taxable person furnish the valid return for the default period। इसका आंसर जो हो जाएगा within 30 days of the receipt of the base judgment assessment order। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 क्या बोलता है? प्योर थ्योरेटिकल है सब। ठीक है, एज पर सेक्शन 36AB, एज पर सेक्शन 36AB सबसेक्शन 1, ओके, of the banking regulation of 1949, if the Reserve Bank of India is of the opinion that in the interest of the banking policy or in the public interest or in the interest of the banking company or the interest of the depositor banking company or is necessary to do, it may from time to time by order in writing appoint with effect from such date or may specified in the order of one or more person hold office additional director of the banking company। ओके, तो इसका आंसर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। ओके, सो आप देख लेना, सब बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल है। ठीक है, जो समझाने का वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, और जो समझा वो मैं आपको बना बना के भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो जो समझाने का मुझे लग रहा है कि आपको बताना चाहिए तो वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और जो ये प्योर थ्योरेटिकल है इसको मैं क्या बोलूँ, आप इस टाइप का जो थ्योरेटिकल आ रहा है तो आप ध्यान में रखो कि कहाँ कहाँ से थ्योरेटिकल
पूछा जा रहा है, थ्योरी का क्वेश्चंस कहाँ से आ रहा है। देखिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से क्वेश्चंस आपका आ रहा है, तो आप एक बार जरूर देख लेना एग्जामिनेशन जाने के पहले। यहाँ पे आपको फेमा से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, सेबी से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो आपको एक बार जरूर देखना है, ये सब देख करके जाइएगा। अगर पिछली बार अगर पूछा तो हो सकता है इस बार भी पूछ दे, ठीक है। तो और डायरेक्टर तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। तो वो तो मैं और भी मैं जो वीडियो है इसके लिए जो सिलेबस में डिस्कस किया हूँ उसमें बताया हूँ, ठीक है। सो आप उस वीडियो को रेफर कर लीजिएगा, ठीक है। टुडे आई एम ओनली डिस्कसिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ओके। तो हम इसी पे हम लोग आज फोकस करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एज पर सेक्शन 141, एज पर सेक्शन 141 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, ठीक है। एज पर सेक्शन 141 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, हु आउट ऑफ द फॉलोइंग इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर। कौन एलिजिबल है अपॉइंटमेंट के लिए, ऑडिटर, ऑडिटर बनने के लिए कौन एलिजिबल है, ठीक है। तो है इन ए फर्म ओनली द पार्टनर हु आर चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आर अथोराइज्ड टू एक्ट एंड साइन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, ठीक है। तो सेक्शन जो 141 है वो बोलता है कौन एलिजिबल है अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर के लिए, तो है चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। तो आपको सेक्शन पता होना चाहिए, सेक्शन 141 होता है, बहुत सारे एग्जामिनेशन में सेक्शन पूछ देता है, ठीक है। तो सेक्शन बता दूं आपको, सेक्शन 139 जो होता है वो होता है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड ऑडिटर का। सेक्शन 140 होता है क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन। सेक्शन 141 जो आप देख रहे हो ये क्या है, एलिजिबिलिटी, ओके। एलिजिबिलिटी की कौन बन सकता है, ठीक है। 142 क्या है, रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। तो ये सब है, आपको सेक्शन भी आपको याद रखना पड़ेगा, ओके। तो इस सब से क्वेश्चंस पूछा जाता है, ओके। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 15 क्या बोलता है। राज सिन्हा एंड इंडिविजुअल बोरोड, राज सिन्हा इंडिविजुअल बोरोड 20 लाख, इंडिविजुअल बोरोड 20 लाख फॉर रिपेयर of its self-occupied house property, okay, and paid interest of 1,60,000 thereon during the financial year। क्वेश्चन क्या पूछा है ये देख लीजिए। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अलाउएबल एज डिडक्शन, कितना इंटरेस्ट डिडक्शन होगा, ठीक है, अंडर सेक्शन 24 ऑफ इनकम टैक्स 1961 के हिसाब से। तो अगर आपको पता होना चाहिए कि जो भी अगर आप लोन लेते हो, ठीक है, राज सिन्हा एन इंडिविजुअल बोरोड कर रहा है, कितना बोरो कर रहा है, कितना बोरो कर रहा है, क्योंकि कुछ भी अगर आप बोरो करते हो, ठीक है, बोरो करते हो, कुछ भी अगर आप बोरो किए तो यहाँ पे 20 लाख रुपए बोरो किया, किस लिए बोरो किया, फॉर रिपेयर, फॉर मतलब बोरो किया, ठीक है, यहाँ पे बोरो से रिलेटेड है, ठीक है। राज सिन्हा एंड इंडिविजुअल बोरो किया 20 लाख फॉर रिपेयर ऑफ हिज सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी एंड पे इंटरेस्ट किया। बोरो करेगा तो ऑब्वियस बात है उसको इंटरेस्ट तो करना, इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला कि फॉर रिपेयर करने के लिए, ठीक है, रिपेयर करने के लिए सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चन पूरा पूछा था कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अलाउएबल, डिडक्शन कितना मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए इसका जो आंसर 30,000 रुपया है, इसका 30,000 रुपया आंसर ही है, ठीक है। इसका प्रोविजन में 30,000 रुपया यहाँ पे आपको अलाउएबल एज डिडक्शन है, ठीक है। तो आपको अगर आपको पता होगा प्रोविजन कि रिपेयर करने के लिए अगर आप सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के लिए अगर कुछ लेते हो, आप बोरो करते हो, उसके ऊपर अगर आप इंटरेस्ट देते हो, तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट अलाउएबल एज डिडक्शन जो होता है वो 30,000 रुपया होता है, ओके। ये प्रोविजन से डायरेक्ट अगर आपको प्रोविजन पता होगा तो आप इस टाइप का क्वेश्चंस को टिक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है ना कि अगर आप कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन के लिए लेते हैं ना, यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन के लिए लेते हैं तो कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन अगर आप 1999, ठीक है, 1/4/1999 के पहले का अगर है तो वो 30,000 रुपया होता है, 1/4/1999 के बाद होता है 2 लाख रुपया करके होता है, डिडक्शन मिलता है, ठीक है। तो वो कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन से रिलेटेड है, पर यहाँ पे रिपेयर से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आपको 30,000 रुपया करके यहाँ पे डिडक्शन जो आपका मिलने वाला है, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स, ये डायरेक्ट प्रोविजन से ये क्वेश्चन उठाया है, पूछा गया था, ठीक है। तो आपको पूरा प्रोविजन भी पता होना चाहिए, कहां से क्वेश्चन आ जाएगा कुछ पता नहीं, आपको पूरा कवर अप करना पड़ेगा। जैसे देख रहे हो क्वेश्चन कहां से पूछा जा रहा है, आप देख रहे हो ना, ओके। आगे देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। 16 क्या बोल रहा है, ए मैन्युफैक्चरर यूज कर रहा है, 400 यूनिट ऑफ ए कंपोनेंट एवरी मंथ। ए मैन्युफैक्चरर यूज कर रहा है 400 यूनिट ऑफ ए कंपोनेंट एवरी मंथ एंड ही बाय दम इंटायरली फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर, ठीक है, 40 रुपीज पर यूनिट करके। द ऑर्डर प्लेसिंग एंड रिसीविंग कॉस्ट इज 100 रुपया, ठीक है, एंड स्टोरेज कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ स्टॉक। कैलकुलेट क्या करने बोल रहा है, ईओक्यू कैलकुलेट करने बोल रहा है। तो आपको ईओक्यू का जो फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले। तो ईओक्यू का फॉर्मूला जो होता है 2AO/CI होता है, ओके।
तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे जो आपका एनुअल जो कंजम्पशन जो बन रहा है वो बन रहा है, ये मैन्युफैक्चरर यूजेस 400 यूनिट ऑफ ए कंपोनेंट एवरी मंथ। तो 400 यूनिट अगर एवरी मंथ कंज्यूम कर रहा है तो 12 महीना में कितना होगा? ओके, इतना यूनिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, 2AO, ए ओ कितना हो जाएगा? 100, ठीक है, 100 हो जाएगा। उसके 2AO, सी कितना हो जाएगा? CI कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 40 इंटू 15%। ओके, तो अब यहाँ पे इसको फॉर्मूला में आप इसको बैठा दो, 2AO बाई CI 40 इंटू 15%, इसको ऐसे आप रख दो, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 4800 इंटू 2 इंटू 100, इसका जो हो जाएगा। उसके बाद 96, ओके, और 40 से इंटू 15%, इसका हो जाएगा 6। ओके, तो इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1,60,000, और इसको डिवाइड करने से आ रहा है 1,60,000, और उसके उसके बाद उसको अगर आप इंटररूट करोगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 400 यूनिट्स। इसका जो आंसर आ जाएगा 400 यूनिट्स आ जाएगा। ओके, इसको अंडररूट कर करके पूरा कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर इतना आ जाएगा। ओके, तो दिस आर द आंसर। ओके, सो दिस आर द थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, इस देख लीजिए, इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आता है तो आपको मैं पूरा प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ओके, तो आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। इसी तरह से आपको एमसीक्यू में भी पूरा डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन का तो मैं पूरा डिटेल में एमसीक्यू बनाया हूँ, ठीक है। उसमें पूरा डिटेल में सम्स को सोल्व कर करके बताया हुआ है, ठीक है। पूरा रेशियो एनालिसिस वगैरह सब पूरा एकदम, मतलब एमसीक्यू तो मतलब बोल सकते हो एमसीक्यू तो ऐसा साथ पूरा नीचे में पूरा एकदम डिटेल में बताया हुआ भी है कि सम सोल्व कर कर करके, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ अभी यहाँ पे, क्योंकि मैं जो बनाया हूँ आप लोग के लिए, एमसीक्यू हो या फिर नोट्स जो बनाया हूँ, चाहे वीडियो लेक्चर जो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, वो फुल्ली एनालिसिस में किया हूँ कि पेपर कैसा आता है पीएसयू में, या कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। क्योंकि मैं भी सेलेक्ट हुआ हूँ पीएसयू में, तो मुझे पता है कि पेपर कैसा आता है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। 17 क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। 17 क्या बोल रहा है, in job posting which of the following document are used to record the issue of direct material to job। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मटेरियल रिक्विजिशन इसका आंसर हो जाएगा। ओके, सो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। मटेरियल रिक्विजिशन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 18 क्या बोलता है, राकेश इज ए फाइनेंस मैनेजर, राकेश है फाइनेंस मैनेजर है इन एमएस मेजर्स है सीता ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड में। ओके, फाइनेंस मैनेजर है। द कंपनी हैज प्रोवाइडेड हिम रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन इन मुंबई। ओके, इसको रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन दे रहा है। ओके, हिज पार्टिकुलर आर एस फॉलो। ओके, बेसिक सैलरी जो इसको यहाँ पे जो मिल रहा है वो 6,000 रुपीज पर मंथ करके मिल रहा है, ठीक है। डियरनेस अलाउंस जो मिल रहा है, ओके, डियरनेस अलाउंस जो मिल रहा है वो 2,000 पर मंथ करके मिल रहा है, ठीक है। 30% फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। बोनस जो मिल रहा है वो 1,500 रुपये पर मंथ करके मिल रहा है, ठीक है। इवन थो even though the company allotted him the house on 1 अप्रैल 2018। ओके, he occupied the same only from the 1 नवंबर, बट वो जो ऑक्युपाई वो किया, वो ऑक्युपाई कब से किया, 1 नवंबर 2018 से ऑक्युपाई किया, ठीक है। वो ऑक्युपाई किया 1 नवंबर 2018 से। तो कैलकुलेट क्या करने बोल रहा है, कैलकुलेट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द प्रीक्विजिट। ओके, कैलकुलेट करने बोल रहा है, कैलकुलेट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ प्रीक्विजिट। ओके, तो यहाँ पे आपको प्रीक्विजिट कैलकुलेट करने बोल रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ये ध्यान में आपको देना पड़ेगा कि आप देखो यहाँ पे क्या बोला, इवन थो द कंपनी अलॉटेड हिम द हाउस ऑन 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2018 को कंपनी ने इसको अलॉट कर दिया हाउस, पर ही ऑक्युपाइड द ही ऑक्युपाइड द सेम ओनली फ्रॉम, ये ऑक्युपाई कब से किया वो हाउस को, 1 नवंबर 2018 से। तो जब से वो ऑक्युपाई करेगा ऑब्वियस सी बात है ना, उसी टाइम से वो टैक्स देगा ना। ओके, तो ऑक्युपाई कब से किया, 1 नवंबर से, 1 नवंबर से। तो नवंबर दिसंबर, ओके, नवंबर दिसंबर
फिर 2 महीना, फिर उधर हो गया 3 महीना, तो 5 महीना टोटल है ऑक्यूपाई किया। ठीक है, तो 5 महीना के ऊपर अगर टैक्सेबल का बात की जाए तो उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अगर बात किया जाए तो कंपनी हैज प्रोवाइडेड हिम रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, तो यहाँ पे जो टैक्स बनता है वो 15% बनता है, 15% यहाँ पे टैक्स बनता है। ओके, तो 15% यहाँ पे आपको टैक्स बनता है, तो ये आप देख लो, यहाँ पे कैलकुलेट करो। बेसिक सैलरी जो है वो 6,000 रुपीज पर मंथ करके है। ओके, 6,000 रुपीज पर मंथ करके 12। ओके, उसके बाद क्या है, डियरनेस अलाउंस जो मिल रहा है वो मिल रहा है 2,000 रुपीज। ओके, डियरनेस अलाउंस जो मिल रहा है 2,000 रुपीज करके 30% फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, उसके बाद 12 मंथ के लिए। ओके, उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद क्या है, बोनस 1,500 रुपये पर मंथ करके मिल रहा है। ठीक है, बोनस मिल रहा है 1,500 रुपया पर मंथ करके 12 महीना के लिए। ओके, तो यहाँ पे आप अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आप देखो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आपको बता देता हूँ। ठीक है, 15% पहले यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे आपका 6,000 जो है। ओके, सो यहाँ पे 6,000 है, 6,000 इंटू 12। ओके, 72,000 हो जाएगा। ओके, 72,000 रुपीज ये हो जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देख लो 2,000 इंटू, यहाँ पे 2,000 इंटू 30%। ओके, उसके बाद इंटू 12, तो ये हो जाएगा 7,200 प्लस 1,500 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 18,000। ओके, ये हो जाएगा 18,000। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करो, 18,000 ये आ जा रहा है। ठीक है, 18,000 प्लस 7,200 प्लस 72,000 आ रहा है। ओके, उसके ऊपर 15% कैलकुलेट करो, 15% कैलकुलेट करो। अरे, यहाँ पे 5-5 महीना होगा। ओके, अरे 1 मिनट, आई हैव टू अगेन कैलकुलेट इट। मैं आपको बताया पर यहाँ पे मैं कैलकुलेट 12 महीना के हिसाब से कर दिया, ये 5-5 महीना करके कैलकुलेट होगा ना, इसलिए आंसर नहीं मैच कर रहा था। यहाँ पे देखो, मैं आपको फिर से कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। मैं आपको बताया पर यहाँ पे। ओके, चलिए कोई बात नहीं। देखिए, यहाँ पे 5 महीना के लिए था ना। ओके, यहाँ पे ध्यान ध्यान में रखिए, मैं आपको बताया पर यहाँ पे कैलकुलेट 12 महीने के हिसाब से कर दिया। यहाँ पे देखिए, 5 ही महीना यहाँ पे किया था ना ऑक्यूपाई। ठीक है, तो 6,000 इंटू 5। ओके, उसके बाद आप देख लीजिए डियरनेस अलाउंस जो था वो 2,000 करके था। ठीक है, 30% रिटायरमेंट बेनिफिट, उसके बाद 5 महीना करके। ठीक है, उसके उसके बाद करिए बोनस 1,500 रुपया। ठीक है, 5 महीना एक यूज किया। ठीक है, तो जितना यूज करेगा उतना ही टैक्स देगा ना। ओके, तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करो। ठीक है, यहाँ पे आप कैलकुलेट करो 6,000 इंटू 5, आपका ये हो जाएगा 30,000 प्लस 2,000 इंटू 30%, 600 इंटू 5 प्लस 1,500 इंटू 5, 7,500। ओके, ये हो जाएगा 7,500। तो टोटल जो आपका आएगा 7,500 प्लस 5 प्लस 7,500 प्लस 30,000, ये आपका आ जाएगा 40,500। फिर इसके ऊपर 15% इंटू 40,500। ओके, तो 15% कैलकुलेट करो, आ जाएगा आपका आंसर। कितना आंसर आया आपका? 6075, 6075। तो दीज आर द आंसर, 6075, 6075 का आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये आपका हो गया। ओके, तो इसी तरह का आपका देखिए छोटा छोटा सम भी पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, 1 1 मार्क्स का ही होता है, ध्यान में रखिएगा। तो देखिए आप क्या होता है ना कि बहुत सारा क्वेश्चन जो होता है वो आपको देखते के साथ आप टिक कर सकते हो। देखिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, इन जॉब पोस्टिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आर यूज्ड टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल टू जॉब।
तो अगर आपको पता होगा तो डायरेक्ट मटेरियल जो रिक्विजिशन था उसको टिक कर सकते हो। तो कोई भी क्वेश्चन क्या होता है कि आप उसको तुरंत टिक कर सकते हो, कुछ क्वेश्चन में आपको टाइम लग सकता है। ओके, तो आप इतना ट्राई करो, इतना प्रैक्टिस करो। इसलिए मैं बोलता हूँ एमसीक्यू प्रैक्टिस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एमसीक्यू जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपका जो इफिशियंसी है वो इंक्रीज होगा। ओके, सो आपको एग्जामिनेशन के पहले बहुत ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहिए। ओके, तो इसलिए हमने तो एमसीक्यू का जो सीरीज थे वो तो आप परचेस कर ही सकते हो, ठीक है। एमसीक्यू प्रैक्टिस जो आप करोगे उसमें तो सारा चैप्टर्स उसमें कवरेज है, वो तो ठीक है, वो तो आपको पढ़ने के लिए वो एमसीक्यू है, ठीक है। इसके साथ साथ हम आपको जो एमसीक्यू जो प्रैक्टिस करना, किस तरह का एग्जामिनेशन में आपको, जिस तरह का एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है उस तरह का हम आपको एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करवाते हैं, ठीक है। तो वो एमसीक्यू भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एवरीथिंग आर अवेलेबल इन माय वेबसाइट। आप एक बार वेबसाइट तो विजिट करो, वहां पे देखो क्या क्या अवेलेबल है, बहुत कुछ अवेलेबल है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब मैं जो प्रोवाइड करता हूँ, जो भी मटेरियल या फिर नोट्स या फिर जो भी एमसीक्यूज, वो काफी ज्यादा ऑथेंटिक होता है, ठीक है। क्योंकि मैं पीएसयू के लिए ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो मुझे पीएसयू का अच्छा खासा पता है, ठीक है। और मैं बहुत ही दिनों से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को काफी ज्यादा हेल्प भी हुआ है, ठीक है। कुछ ही दिन पहले ओएनजीसी का एग्जामिनेशन हुआ था, काफी ज्यादा लोगों का कमेंट्स आया था, अच्छा अच्छा कमेंट आया था, ठीक है। अभी भी बहुत सारे वीडियोस में आप देखोगे कि लोगों का कमेंट आता है, तो वो सब देख करके अच्छा लगता है कि कुछ लोगों को अच्छा हेल्प हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या बोल रहा है। और हम जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी काफी ज्यादा नॉमिनल सा चार्जेस में प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। आपको भी पता है कि 500 हजार क्या है आज के डेट में, और उतना में आपको पूरा कंटेंट मिल रहा है, वो भी मतलब बेस्ट क्वालिटी का। तो और क्या चाहिए आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या बोल रहा है। सोहन लाल है ए नोन स्मगलर, ओके, was caught when transferring the funds for the illegal export of narcotic drugs from India to some countries in Africa. State the maximum punishment that can be awarded to him. Okay, maximum punishment that awarded to him. Provision of section 4. Okay, provision of section प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से पूछा था, तो आपको ये पता होगा तभी आप टिक करोगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट में एक्सटेंड टू 10 ईयर। तो आपको यहाँ पे पेनल्टी वगैरह भी पूछ दे रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए तो देख लीजिए यहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिला, थ्योरेटिकल आप कहाँ कहाँ से देख लिए। अभी तक आपको देखने को मिला कि सेबी से भी क्वेश्चन पूछा है, इसके साथ साथ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से भी क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे देखिए मनी लॉन्ड्रिंग से भी क्वेश्चन आ गया। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो तो ऑब्वियस बात है, कॉन्ट्रैक्ट तो क्वेश्चन आता है, ठीक है। पर यहाँ पे आप देख लीजिए सेबी से क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा, यहाँ फिर से क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया कि द सेबी चेयरमैन इज टू अपॉइंटेड बाई, सेबी चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है। तो देख लीजिए पिछले बार इतना अगर सेबी से पूछा तो इस बार भी पूछ सकता है। तो इस बार अच्छा से एक बार मैं तो बोलता हूँ कि एक बार ना हर एक चैप्टर को बस थोड़ा सा ओवरव्यू तो ले लो, ओवरव्यू ले लोगे तो अच्छा खासा हेल्प होगा आपका एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो आप ओवरव्यू जरूर ले लेना हर एक चैप्टर का, क्वेश्चन अगर आए तो आप टिक कर सकते हो। अगर आपको एक बार भी सुना हुआ रहेगा, देखा हुआ रहेगा तो टिक कर सकते हो। एमसीक्यू क्या होता है ना, अगर आपको एक बार भी देखा हुआ रहता है ना तो आपको लगता नहीं यही होता है। तो बस आपको एक बार देखा हुआ रहे या फिर सुना हुआ रहे तो आपका काम बन जाता है। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस इसलिए मैं बोलता हूँ बहुत जितना ज्यादा हो सकता है एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए क्या बोलता है। द सेबी चेयरमैन इज टू बी अपॉइंटेड बाय, सेबी चेयरमैन इज टू बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर सेक्शन 4 ऑफ द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। ओके, यहाँ पे क्या है ना, बीएचईएल में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाता है, 120 क्वेश्चन आपको टेक्निकल से। तो सोच लो 120 क्वेश्चन अगर ये लोग टेक्निकल से पूछ रहा है तो ऑब्वियस बात है ना, जितना भी आपका जब पढ़े हो हर एक चीज ये लोग पूछ लेंगे, ठीक है। तो कुछ कुछ जो भी इंपॉर्टेंट है तो वो भी तुम्हें, बट कुछ कुछ चैप्टर ऐसा है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाया हूँ, उसके लिए वो वीडियो आप रेफर कर सकते हो, उसमें मैं पूरा बताया हूँ क्या पढ़ना चाहिए, कि क्या आपका हेल्पफुल चैप्टर्स है, क्या आपका हेल्पफुल सब्जेक्ट है जो कि आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कोरिंग रहेगा, ठीक है। तो वो वीडियो आप रेफर कर लेना, वो वीडियो देख लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है। एज पर इन द ब्लैंक्स है, एज पर डैश of the company post record and audit 2014, different classes of company engaged in production of goods and providing services having overall turnover from all its product and services 35 crores or more during the immediately preceding financial year shall be required to include cost record in the books of accounts, cost account। okay, तो इसका जो आंसर हो जाएगा एज पर रूल 3। ओके, इसका आंसर हो जाएगा एज पर रूल 3। एज पर रूल 3 ऑफ कंपनी कॉस्ट रिकॉर्ड डिफरेंट क्लास ऑफ कंपनी इंगेज्ड इन, रूल 3 के हिसाब से रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, ठीक है।
देखिए, कोस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स में आपको मैं सीआरएफ फॉर्म तो बता दिया, ओके। आपको मैं यहाँ पे रूल्स भी बता देता हूँ, ठीक है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। जो रूल 1 होता है ना, वो शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट बोल सकते हो, ठीक है। शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट उसका बोला जाता है रूल 1 को। रूल 2 जो होता है वो डेफिनेशन को बोलता है, ठीक है। रूल 3 क्या होता है, वो कोस्ट रिकॉर्ड शैल बी मेंटेन, ओके। यहाँ पे आपको जैसे देख सकते हो कि जो पोस्ट ऑडिट में जो पोस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स 2014 में, जो पोस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स 2014 है, उसमें बोला गया कि किसी भी कंपनी का, ठीक है, प्रोडक्ट वो प्रोडक्शन करता है गुड्स का या फिर सर्विस से प्रोवाइड करता है, अगर उसका ओवरऑल टर्नओवर है पूरा गुड्स सर्विसेज सब मिला करके अगर 35 करोड़ उसका अगर हो जाता है उसका टर्नओवर, ठीक है, इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो उसको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। तो ये बोलता है रूल 3, ठीक है, ये बोलता है रूल 3। एक होता है रूल 4, रूल 4 होता है, रूल 4 बोलता है कोस्ट ऑडिट, ओके। रूल 4 बोलता है कोस्ट ऑडिट करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है, तो इस तरह का आपको कोस्ट ऑडिट भी पता होना चाहिए कि देखिए कोस्ट ऑडिट क्या बोलता है। कोस्ट ऑडिट जैसे ये पहला था कि कोस्ट रिकॉर्ड सर्वे, रूल जो 3 था वो था कि कोस्ट रिकॉर्ड कहाँ कहाँ किसको किसको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। और रूल जो 4 होता है वो बताता है कि कौन कौन सा एप्लीकेबिलिटी ऑफ कोस्ट ऑडिट, ओके। एप्लीकेबिलिटी ऑफ कोस्ट ऑडिट रूल 4 बताता है, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ कोस्ट ऑडिट रूल 4 बताता है। तो कोस्ट ऑडिट का बारे में बात की जाए तो कौन कौन सा ऐसा कंपनी है जिसको कोस्ट ऑडिट करवाना पड़ता है। जैसे देखिए कंपनी क्या होता है ना, इंडिया में जो कोस्ट ऑडिट के बारे में बताया गया है कि कौन कौन सा कंपनी के ऊपर कोस्ट ऑडिट करवाया जाता है, ठीक है। तो कंपनी को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। पहले एक होता है रेगुलेटेड सेक्टर, एक होता है नॉन रेगुलेटेड सेक्टर, ओके। एक होता है रेगुलेटेड सेक्टर, एक होता है नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। रेगुलेटेड सेक्टर के अंदर रखा गया है टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, ड्रग्स, फार्मास्यूटिक्स, शुगर्स, ओके। सो जो भी आप रख सकते हैं कि जो भी नेसेसरी चीज है जो कि हर लोग यूज करते हैं, तो उसको रेगुलेटेड सेक्टर में रखा गया। तो उसका जो लिमिट दिया गया है कोस्ट ऑडिट के लिए वो दिया गया 50 करोड़ ओवरऑल टर्नओवर एंड किसी भी एक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का 25 करोड़ होना चाहिए। और जो अन्य जो देखिए एक होता है रेगुलेटर, रेगुलेटर के लिए 50 करोड़ ओवरऑल टर्नओवर, किसी एक प्रोडक्ट का 25 करोड़, ठीक है। एंड है, ये ध्यान रखना, एक होता है रेगुलेटेड, एक होता है अनरेगुलेटेड, ठीक है। तो उसका क्या होता है 100 करोड़ टोटल टर्नओवर और 35 करोड़ किसी एक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का, ओके। तो दीज आर द थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट व्हाइल वेरीफाइंग इंटेंजिबल एसेट, ओके। इसका जो आंसर है वो है एज पर AS 26 internally generated goodwill is recognized an asset because it is identifiable resource controlled by enterprise that can be measured reliably at cost, okay, आगे देखते हैं। AS24 डील्स विद AS24 क्या डील करता है, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। ये सब आपको AS का नाम पूछ दिया, तो AS24 डील विद डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। यहाँ पे देख लीजिए क्या क्वेश्चन 24 क्या बोलता है, डोनाल्ड इज ए सिटीजन ऑफ अमेरिका। डोनाल्ड है सिटीजन है कहाँ का, अमेरिका। ही केम टू इंडिया, इंडिया में आया फॉर द फर्स्ट टाइम 5 अक्टूबर 2000 में आया था, 5 अक्टूबर 2000 में आया था, ठीक है। 5 अक्टूबर 2000 में आया था, ठीक है। फॉर एम्प्लॉयमेंट के लिए आया था एंड स्टे भी किया इंडिया में, ठीक है। कब तक स्टे किया, 31 मार्च 2002 तक स्टे किया। व्हाट वुड बी द रेसिडेंशियल स्टेटस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2001-2 अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के हिसाब से। तो पूछ रहा कि रेसिडेंशियल स्टेटस का क्या है। देखिए क्या है कि वो इंडिया में कब तक रहा, 31 मार्च 2002 तक ही रहा, पर वो चल गया ना इंडिया के बाहर, अगर वो चल गया तो पर्सनल रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया ही माना जाएगा, ठीक है। वो इंडिया में अगर वो इंडिया में रहता ना तो उसको बोल सकते हो, पर वो इंडिया के बाहर वो चल गया तो उसको पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया ही माना जाएगा, ठीक है। तो आप और जो प्रोविजन है उसको आप मत ध्यान रखो, अगर वो इंडिया छोड़ के अगर वो चला गया बाहर तो वो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया ही माना जाएगा, ठीक है। तो डोनाल्ड है जो यहाँ पे वो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया माना जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ओके। ये क्वेश्चन के हिसाब से ही केम टू इंडिया 5 अक्टूबर पर वो एम्प्लॉयमेंट किया, ठीक है, स्टे भी किया, पर अनटिल लिखा, अनटिल लिखा, ये ध्यान रखिए, अनटिल मतलब यहां तक रहा, तो दैट मींस कि ही इज ए दिस पर्सन इज रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया माना जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए। क्वेश्चन 25 क्या बोलता है, सम ऑफ रुपीज 10 लाख रुपीज इज रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ ए क्लेम फॉर लॉस ऑफ गुड्स इन ट्रांसिट कॉस्टिंग 8 लाख, ठीक है। 8 लाख रुपया का नुकसान हो गया, ठीक है। 8 लाख रुपए का नुकसान हो गया। द अमाउंट इज क्रेडिटेड टू परचेस अकाउंट एज एन ऑडिटर भाट शुड बी द राइट ट्रीटमेंट।
यहाँ पे आपको ध्यान से एक बार देखना होगा। देखिए क्या बोला था यहाँ पे, आप देखिए सम ऑफ 10 लाख रुपया रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी से 10 लाख रुपया रिसीव कर लिया, ठीक है, 10 लाख रुपया रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम फॉर लॉस, क्या लॉस जो हुआ था ट्रांजेक्शन में कितना हुआ था 8 लाख का, ठीक है, पर रिसीव किया क्या 10 लाख रिसीव किया। तो आज पर एएस 5 के हिसाब से इस क्या बोलता है कि इसके लिए आपको सेपरेट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सेपरेट डिस्क्लोजर मस्ट बी गिवन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, ज्यादा रिसीव कर लिया ना, ओके, तो इसके लिए सेपरेट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, ये सेपरेट डिस्क्लोजर मस्ट बी गिवन एज पर एएस 5 के हिसाब से, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है, आगे का वीडियो हम डिस्कस करेंगे, पर वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको भी पता कि वीडियो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ आपको मेरा वेबसाइट से मिल जाएगा, ओके, ये जो पीडीएफ है आपको मेरे वेबसाइट से मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बस आज थोड़ा जो था क्वेश्चंस वो मैं आपको डिस्कस किया, ताकि बहुत सारे लोगों ने पूछ रहा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है क्या, ऐसा मुझे पूछ रहे थे, तो मैं बोला कि हाँ है। तो इससे अच्छा था कि मैं सोचा कि चलिए एक वीडियो ही बना दूं, ताकि लोगों को पता हो सके कि हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल कहाँ पे अवेलेबल है, हिमांशु रंजन क्लासेस पे, हिमांशु रंजन क्लासेस